नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जियो साइट में। और आज हम फिर से इसराइल और ईरान के वॉर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का थोड़ा टॉपिक अलग सा है बिकॉज आज हम बात करेंगे कि इसराइल और ईरान के बीच की जो युद्ध है ये 12 दिन में ही कैसे रुक गई। क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले बताया था, इसराइल और ईरान के बीच का ये जो पूरा मिडल ईस्ट का जो पूरा झोल है ये बहुत दशकों से चलता आ रहा है। अचानक 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यूएसए बीच में आ गया, ईरान ने यूएसए पे रिटेलिएट करा और सीज़ फायर हो गया। एक्सपेक्टेशन थी कि ये वॉर और ज़्यादा लंबी चलेगी, यूएसए फिर रिटेलिएट करेगा, ईरान फिर से डिफेंड करेगा। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि बैकडोर मीडिएशन से ईरान को एक ऑफ रैम्प मिल गया, नेतन्याहू को अपना प्रोपेगेंडा मिल गया और ट्रम्प को कहीं ना कहीं अपना नोबेल पीस प्राइज़ वाला पूरा फैक्टर कहीं ना कहीं से मिल गया। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये ऐसा हुआ क्यों। देखिए, बात यह है कि आज 26 जून के तारीख में आयतुल्लाह खोमेनी के साइड से उनका स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि उन्होंने वॉर जीत ली है, ईरान ने इसराइल पे जीत हासिल करी है। और ऑन दी अदर हैंड नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। तो दोनों साइड कहीं ना कहीं एक मीडिएशन के थ्रू दिख रहे हैं कि ये एक ऑफ रैम्प जैसा हो गया है। सवाल ये है कि इसराइल के पास यूएसए का पूरा सपोर्ट था, तो ईरान के जैसे एक छोटे से पावर से इतना रहकर सजकर उससे क्यों लड़ रहे थे। क्योंकि अगर इसराइल चाहता, अगर उसके पास यूएसए का सपोर्ट था ही, तो वो पूरी तरह से ईरान को ख़त्म कर सकता था, अगर उसकी मंशा यही थी। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीधे सीधे तौर पर नज़र नहीं आते। एक है रशिया, एक है चाइना। देखिए, बात यह है कि रशिया, चाइना, ईरान, इसमें खैर नॉर्थ कोरिया भी है, इनका एक पूरा का पूरा अपना अलायंस है, जो एक एंटी वेस्टर्न अलायंस आप एक तरीके से कह सकते हैं। ये अलायंस अपने आप में इंटरेस्टिंगली बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, बिकॉज ये एक नॉन वेस्टर्न अलायंस एक्सिस तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफेंस डील हैं, अलग अलग कह सकते हैं आप, इंटेलिजेंस की शेयरिंग होती है, बहुत सारे ट्रेड डील्स हैं, कॉमर्स के मामले में, बिज़नेस के मामले में इसमें बहुत सारी कोलैबोरेशंस देखने को मिलती हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले रशिया का एंगल समझेंगे, फिर चाइना के बारे में बात करेंगे। देखिए, ईरान और रशिया का ये है सर, ईरान और रशिया का जो प्योर आप ये कह सकते हैं मामला है, ये है एक डिफेंस का, दूसरा है एनर्जी ट्रेड का। एनर्जी ट्रेड मतलब तेल और नेचुरल गैस। मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ वो रशिया का मैप है जो यूरोप को कनेक्ट करता है। आपको याद होगा 2022 के फरवरी में ईरान क्या कह रहा हूँ, यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर शुरू हो गई थी। ये 2022 की बात है। उसके बाद से सैंक्शंस लगने शुरू हुए और हमने ये कहा कि हम रशिया की जो पूरी इकॉनमी है उसको हम तबाह कर देंगे। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम गैस नहीं खरीदेंगे, ये सारी बातें होती रही। बात यह है कि रशिया आज भी यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर है। मैं आपको यहाँ एक बड़ी अमेजिंग पाइपलाइन दिखाता हूँ, इसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 है, और एक और है टर्क स्ट्रीम। ये दो पाइपलाइंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि ये नॉर्ड स्ट्रीम जो है ये बाल्टिक सी के नीचे से जाके जर्मनी में जाके जुड़ता है और दूसरे ब्रांचेस के थ्रू पूरे के पूरे यूरोप को ये तेल सप्लाई करता है। और उसी तरीके से अगर आप टर्क स्ट्रीम की बात करेंगे, टर्क स्ट्रीम का ये है कि ये पूरे यूरोप को तो नहीं, लेकिन टर्की के थ्रू जाकर इटली के सामने ये पाइपलाइन खुलता है और वहाँ से सॉदर्न जो यूरोप है उसमें पाइपलाइंस की पूरी एक नेटवर्क स्थापित करता है। अब बात ये है कि ये तो हो गया रशिया। ईरान की एंट्री इस पूरे सिचुएशन में ऐसे होती है कि ईरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिज़र्व रखता है, सबसे बड़ा। प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि ईरान की जो पाइपलाइंस है ये यूरोप के पास है तो सही, लेकिन इस पाइपलाइन से ट्रेड होना पॉसिबल नहीं है। कारण है सैंक्शंस। अभी का जो ईरान का रिजीम है, जो 1979 के बाद से मतलब पहले तो अली खोमेनी थे, उसके बाद आयतुल्लाह खोमेनी आए, ये पूरा एंटी वेस्टर्न रिजीम चल रहा है। आपको याद होगा इसराइल और यूएसए ने बात कही थी कि हम ईरान की रजीम को चेंज करेंगे। इसका कारण यही है ताकि ये रजीम चेंज हो, एक प्रो वेस्टर्न पपेट गवर्नमेंट की स्थापना करी जा सके और उससे ट्रेड को एक बहुत बड़ा शिफ्ट मिलेगा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। ईरान के पास इतना नेचुरल गैस है कि ये रशिया को पूरी तरीके से काउंटर कर सकता है, और अगर रशिया को काउंटर करने की तकनीक यूरोप को मिल गई
रशिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रिपल हो जाएगी। बिकॉज अब ये देखिए, ईरान की जो सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस की रिज़र्व है ये 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स की है, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर ये कहीं ना कहीं से सैंक्शंस हट गए क्योंकि प्रो वेस्टर्न एक रजीम चेंज आ जाता है, तो रशिया को रिप्लेस करके ईरान बन जाएगा उसका मार्केट। और ईरान के मार्केट लेने से होगा ये, आप ये अगर ग्राफ देखेंगे, देखिए अप्रैल 2022 से मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, याद रखिएगा फरवरी को पूरा जंग शुरू हुआ था। उसके बाद से गैसेस, ऑयल, इन सारी चीज़ों मतलब फॉसिल फ्यूल शिपमेंट इन जनरल में रशिया की उतनी कोई डिफरेंस नहीं आई है। ये है उसका इकोनॉमिक लेवरेज। इसकी ही वजह से यूक्रेन के अगेंस्ट पूरा जो ये वॉर है ये अभी भी चल पा रहा है, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जो इकोनॉमिक लेवरेज है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और बात सिर्फ इकोनॉमिक लेवरेज की एक्चुअली है भी नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि रशिया का जो एंगल है वो एनर्जी ट्रेड के साथ साथ डिफेंस डील्स का भी है। देखिए ईरान जो है, ईरान बड़ा शातिर है चीपर वॉरफेयर प्रोड्यूस करने में। चीपर वॉरफेयर का मतलब जैसे ड्रोन वॉरफेयर हो गया, साइबर अटैक्स हो गए, उन तरीके की चीज़ें। यूक्रेन और रशिया के वॉर में स्वार्म अटैक्स का आपने शायद कहीं नाम सुना होगा। स्वार्म अटैक का मतलब होता है ऐसे बड़े बड़े एक्सप्लोसिव ड्रोन्स होते हैं, उनकी एक आर्मी होती है, मतलब 50 ड्रोन्स एक साथ भेज देते हैं और वो जाके कहीं बॉम्बिंग कर देते हैं। अब ये कॉस्ट यूएसडी में कहीं कुछ 10-20,000 या 100-200,000 डॉलर्स के आसपास आता है। अगर ये सेम डैमेज मिसाइल्स के तौर पे करा जाए तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाएगा। तो ईरान का जो लेवरेज रशिया के पास है वो है कि चीपर ड्रोन्स, क्योंकि रशिया को खुद भी यूक्रेन के साथ लड़ते रहना पड़ता है। इस कारण से चीपर वॉरफेयर उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं वो दिखा रहा है कि ईरान ने रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए चीज़ें तो दी हैं और उसका पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डाटा ये कहता है कि $1 मिलियन है। अब असलियत में इससे बहुत ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे हैं $1 मिलियन का ट्रेड ईरान रशिया के साथ करता है सिर्फ डिफेंस के मामले में। मतलब एक बहुत बड़ा एज है रशिया के लिए। और सेम चीज़ होती है चाइना के लिए। अगर आप ईरान और चाइना के रिलेशंस की बात करेंगे, चाइना का सबसे बड़ा नाइटमेयर है उसका ट्रेड, यानी कि उस ट्रेड का रूट। मैं आपको इस मैप में दिखा रहा हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह, इसका नाम है द स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका से चाइना की मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट्स आती है। मैक्सिमम इन द सेंस कि चाइना अपनी 80% ऑयल को यहीं स्ट्रेट से लेके आता है अपने देश में। और चाइना ईरान का 90% एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल ख़रीदता है खुद। मतलब ईरान और चाइना के बीच में बढ़िया ख़तरनाक ट्रेड है, ये तो सच्चाई है। लेकिन अगर कहीं से वॉर होता है और ये स्ट्रेट ऑफ मलाका हो जाता है ब्लॉक, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि चाइना के पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं कि वो उसको ले आ पाए। जी हाँ, जिबूटी बेस है और ग्वादर रूट तो है, लेकिन ग्वादर को इंडिया चोक कर सकता है और मलाका स्ट्रेट को यूएस की नेवी चोक कर सकती है। जिबूटी से तो फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज चाइना का मेनलैंड बहुत दूर है वहाँ से। तो इस कारण से चाइना का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट आता है, उसका नाम है द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मामले में सबसे बड़ा जो प्लेयर है उसका नाम है ईरान। क्यों सर? ईरान इसलिए है बिकॉज ईरान आता है बीच में मिडल ईस्ट यानी इराक और बाकी पूरे जो सेंट्रल एशिया का अंडर बेली है यानी उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारे चीज़ों के बीच में आता है ईरान। उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से यानी BRI से वो इस पूरे के पूरे ट्रेड रूट को, द स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास करके इसका टाइम कर सकता है आधा। यानी मलाका से लाने वाली चीज़ों को अगर टाइम 40 दिन होता था, इस रेलवे के जंक्शन से उसे लाने का दिन हो जाएगा 15 दिन मात्र, यानी आधे से भी कम। और इसी कारण से ईरान को बचाने के लिए रशिया और चाइना किसी भी हद तक जा सकते हैं और जाएंगे, क्योंकि उनकी नेशनल इंटरेस्ट का मामला है इस चीज़ में। आज के लिए इतना ही। आपको कोई और वीडियो अगर देखने की ज़रूरत हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।